वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब देखो, पार्टनरशिप डीड का अगर मैं जनरली आपको मीनिंग बताऊं कि जब हम किसी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, मतलब कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक डीड बना लेते हैं। डीड मतलब एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट में हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स के बीच में जो भी डिसाइड होता है कि वो फ्यूचर में क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उन सबको जब वो डिसाइड कर लेते हैं, उसको फिर एक रिटन फॉर्म में लिख के जब उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है। समझ में आया? देखो, आपको इसको बुक से कराती हूँ। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, डीड क्या होती है, एक एग्रीमेंट होती है। ठीक है, विच स्पेसिफाई द आइटम एंड कंडीशन डेट गवर्न द पार्टनरशिप। ये क्या होती है, एक ऐसी एग्रीमेंट होती है जिसके जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, जो स्पेसिफाई करता है, मतलब जिसके अंदर बताया जाता है टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। गवर्न इन द पार्टनर मतलब पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन सी रूल्स रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन कौन सी का यूज़ किया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स पार्टनरशिप डीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे एग्रीमेंट के ऊपर। एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ओरल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट तो हमारा क्या होता है, आपस में बातचीत के साथ होता है, तो वहाँ पे हमारे पास प्रूफ नहीं रहता। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, मतलब गलत बता सकते हो, और बाद में हमारी क्या हो सकते हैं, बाद में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हम क्या मानते हैं, एग्रीमेंट को रिटर्न में ही क्या क्या माना जाता है, उसको अलाउ किया जाता है, क्योंकि रिटर्न में होने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा रिटर्न में टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है कि हमारी पार्टनरशिप फ्यूचर में कैसी होने वाली है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं हमने, ठीक है, क्या हमारा पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ठीक है, मतलब सारी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, और फिर जब पार्टनरशिप डीड हमारी तैयार हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सभी पार्टनर को हमारे पार्टनरशिप को ही फर्म के अंदर सारे काम कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सा मैटर होता है, मतलब क्या क्या पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। फर्स्ट हमारा क्या आता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ठीक है, नेम का मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म ने बनाई है, उसका नेम क्या होगा और वो कहाँ पे काम करेगी, मतलब उसका एड्रेस का हो गया। ठीक है, लेकिन जब भी हम नेम को डिसाइड करेंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी और बिजनेस जैसा, जैसे हो सकता है ना कि एक और बिजनेस पहले भी स्टार्ट हो, तो उसके जैसा वो बिजनेस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी सिमिलर फर्म जैसा वो नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद है, शुड नॉट सच दैट इम्प्लाइज द सेक्शन और प्रोनगेज द गवर्नमेंट, मतलब ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट के किसी सेक्शन को क्या करता हो, वायलेट करता हो, या फिर जो गवर्नमेंट है उसको क्या करता हो, उसकी अवहेलना करता हो। ठीक है, या फिर मिसलीड करता हो। जैसे कोई क्राउन नेम नहीं हो सकता, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, मतलब इस टाइप के हम कोई भी नाम नहीं रख सकते। ओके, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कि जितने भी पार्टनर्स हो गए उन सबका क्या लिखा जाता है, नेम मेंशन किया जाता है कि कौन कौन पार्टनर्स हैं, और उनके पर्सनल एड्रेस को भी वहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म हमारी दो टाइप की होती है, एक जर्नल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। जर्नल का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, वो अपने टाइम के साथ चलती रहती है। लेकिन स्पेसिफिक पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जब हम क्या करते हैं, किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को, मतलब कोई स्पेशल काम को कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं। जब वो स्पेशल वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो पार्टनरशिप भी हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, तो हम पहले ही ड्यूरेशन को पहले ही क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे, इट मीन्स डिसाइड कर लेंगे, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद है नेचर एंड द स्कोप ऑफ द बिजनेस फर्म, कि जो हमारी बिजनेस है, मतलब जो भी हम फर्म पार्टनरशिप फर्म बनाने वाले हैं, वो उसका नेचर क्या होगा। नेचर मतलब वो किस टाइप का बिजनेस करने वाली है। ठीक है, और स्कोप का मतलब कितने बड़े एरिया में वो बिजनेस करने वाली है। इट मीन्स हम हो सकते हैं ना, हमारे लोकल एरिया में भी बिजनेस कर सकते हैं, हम दूसरे देश में भी बिजनेस कर सकते हैं, नेशनल लेवल अलग अलग स्टेट्स में भी बिजनेस कर सकते हैं। तो स्कोप क्या होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कैपिटल ऑफ बाय पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर हमारे बिजनेस में हैं, वो कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमारे बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हमारे पास क्लियरली इसका प्रूफ हो जाता है कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है। ठीक है, उसके बाद साथ में ये भी लिखा जाता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने, जो पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो कुछ नहीं करना। अगर हमने ये बोल दिया कि नहीं, जितनी भी कैपिटल पार्टनर ने लगाई उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या डिसाइड किया जाता है, हाउ मच, मतलब कितने परसेंट उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा।
उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में भी हम क्या कर लेंगे, पहले से ही क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है कि कितने क्या होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, मतलब किस पार्टनर को प्रॉफिट में से कितना शेयर उन्हें मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला है, उनके कैपिटल रेशो में मिलने वाला है, या फिर किस बेसिस पे उन्हें प्रॉफिट मिलने वाला है, कैसे वो डिवाइड करेंगे टोटल प्रॉफिट को, वो पहले से क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद है कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें ना तो कोई सैलरी दी जाती, ना ही कमीशन दिया जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार कुछ पर्सन्स तो ऐसे हैं जो कुछ पर्सन्स या फिर कुछ पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, और कुछ पार्टनर होते हैं जो बिजनेस को नहीं चलाते। अब वो ज़्यादा काम करेंगे, उन्हें सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो मतलब इसके बारे में पहले से टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है कि किसी पर्सन को कमीशन या सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो कितनी सैलरी दी जाएगी। उसके बाद है लोन एंड बाय द पार्टनर्स, कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो क्या हम पार्टनर से लोन ले सकते हैं या फिर नहीं। अगर पार्टनर से लोन ले सकते हैं तो उन्हें कितने परसेंट पे इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट दिया जाएगा, ये भी पहले से क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट। इसके बाद अगर जैसे आपको पता है ये ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, कोई ना कोई अब कुछ अमाउंट अपने बिजनेस से निकाल लेता है, लेकिन किस पर्पस के लिए, ड्राइंग्स, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या इंटरेस्ट जो उसने ड्राइंग्स किया, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कितने परसेंट किया जाएगा, ये भी पहले से क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद है ऑडिट ऑफ द बुक ऑफ द अकाउंट। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि क्या पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस की जो बुक्स होंगी, जो भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं या फिर जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसको ऑडिटिंग की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। अगर बुक्स की ऑडिटिंग की जाएगी तो उसकी ऑडिटर का जो भी ऑडिट करने वाला होता है ना, ऑडिटर मतलब वो पर्सन जो बिजनेस की बुक्स को क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, तो वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो पहले से ही क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर, कि हर पार्टनर्स की, जितने भी हमारे फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, उनके राइट्स क्या होने वाले हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, मतलब क्या वो काम करने वाले हैं। ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, मतलब हर टर्म एंड कंडीशन को पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 12th पॉइंट, एडमिशन एंड द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि अगर कोई न्यू पर्सन बिजनेस में एडमिट होना चाहेगा तो कौन से रूल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनका गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाएगा, या फिर कोई फर्म बिजनेस को छोड़ के जाना चाहे, रिटायर होना चाहे, तो कौन से प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन की कब जरूरत पड़ती है, कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होता है, मतलब एडमिशन के टाइम, या फिर कोई पार्टनर जब बिजनेस को छोड़ के जाता है, इट मीन्स रिटायरमेंट के टाइम। तो तब कौन से रूल, तब कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके रूल को पहले से ही क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद 14 पॉइंट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना। तो जब हम बिजनेस को बंद करेंगे तो कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगे, मतलब कौन सी कंडीशन होगी जब हम फर्म को बंद करेंगे, या फिर कोई टाइम ड्यूरेशन होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो उसका जो शेयर है वो डिसीज पार्टनर के नॉमिनी को दे दिया जाता है, मतलब जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसका जो नेक्स्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका शेयर हम उसको दे देते हैं। तो कैसे उसको दिया जाएगा, या तो हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो उसका सक्सेसर है उसको पार्टनर मान के बिजनेस में पार्टनरशिप में भी ऐड कर सकते हैं। तो कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा, कैसे उसके रिप्रेजेंटेटिव को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दी जाएगी, अगर उसको थोड़े टाइम बाद पेमेंट देते तो इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वोलेशन ऑफ द पार्टनरशिप रूल, कि पार्टनरशिप रूल को अगर कोई पार्टनर तोड़ता है, उसका वोलेट करता है, तो कैसे उसको ऊपर क्या किया जाएगा, उसके ऊपर स्टेप्स उठाया जाएगा, मतलब उसके ऊपर उसको पनिशमेंट दी जाएगी, कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, या फिर उसको पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया जाएगा, कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद है एब्रीवेशन क्लोज। एब्रीवेशन क्लोज का मतलब होता है आपस में दो पार्टनर्स है या फिर तीन पार्टनर्स हैं, उनके बीच में क्या हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकती है, बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो उनकी जो डिस्प्यूट्स हैं या फिर उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, उस सब के बारे में पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, एक डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने 17 पॉइंट पढ़े,
इन सभी 17 पॉइंट को जब हम रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या फिर उसे फॉर्मेट मतलब बनाना चाहते हैं तो कैसे कैसे कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जनरली क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होता। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी नहीं होता, ये पार्टनर्स ही विल के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्ज़ी होती है कि वो रजिस्टर करवाना चाहे या फिर नहीं करवाना चाहे। क्योंकि अगर वो रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो वो किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। तो अगर हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे तो कौन कौन से प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर होता है कि हमें जो भी पार्टनरशिप फर्म हम क्या कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे, तो रजिस्टर कहाँ पे करवाई जाती है, रजिस्ट्रार के पास जाती है। अब रजिस्ट्रार कौन होता है, रजिस्ट्रार एक पर्सन होता है जिसे कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, तो उसके पास हम पहले क्या करेंगे, जो उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके पास जाएंगे, एप्लीकेशन की जो फ़ीस है फीस उसको देंगे और उससे वो क्या लेंगे, फॉर्म उसको फिल करके देंगे। अब वो फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब जो जो उसके अंदर लिखा होता है वो हमें फिल करना होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती है, हमें क्या लिखना होता है उसके अंदर, नेम ऑफ़ द फर्म, कि फर्म का नेम क्या होगा, फर्म का हेड ऑफिस कहाँ पे होगा। ठीक है, अगर बिज़नेस एक से ज़्यादा 2 प्लेसेस पे है तो दूसरा प्लेस कहाँ पे है। उसके बाद अगर शॉर्ट फॉर्म में हमारे बिज़नेस का नेम है तो उसकी फुल नेम क्या होगा। ठीक है, पार्टनरशिप जो पार्टनर्स हैं उनको फर्म के अंदर कब एंट्री दी गई है, कब से बिज़नेस को स्टार्ट किया गया है। उसके बाद पूछेंगे कि हमारा पीरियड ऑफ फर्म, कि अगर हमारा किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या फिर स्पेसिफिक किसी काम को करने के लिए भी पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है तो उसका पीरियड को हमें बताना पड़ेगा। अगर जनरल पर्पज़ के लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए तो हमें पीरियड बताने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब के क्या कराने पड़ते हैं, हमें साइन कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन उस क्या करेंगे, उस फॉर्म के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, और फॉर्म को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा देंगे। अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि सभी इन्फॉर्मेशन उसने सही दी है, उसके बाद वो क्या कर देता है, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या बना के दे देता है, एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम क्या मान सकते हैं कि अब हमारी फर्म रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम क्या कराना चाहें, ऑल्टरेशन कराना चाहें, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस कराना चाहें तो हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर द फर्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस एज रिक्वायर्ड बाय द इंटर पार्टनरशिप शुड बी कन्वेड। मतलब जो ये आपको पॉइंट्स दिए हुए 5, आप इनके बारे में क्या करा सकते हो। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन में ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन मतलब कोई चेंज कर रहे हो, तो आप क्या करा सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कितने दिन के अंदर, जब से वो चेंज हुआ है उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अगर आपने बिज़नेस का नेम चेंज किया हो। ठीक है, बिज़नेस का नेम चेंज करोगे तो क्या करोगे, रजिस्ट्रार को बताओगे। ठीक है, या फिर जो हमारा बिज़नेस है उसका कोई एड्रेस में चेंज हुआ हो। ठीक है, या फिर बिज़नेस को अगर आप बंद कर रहे हो, एक प्लेस की बजाय दूसरे प्लेस पे बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। या फिर कोई नया पार्टनर बिज़नेस के अंदर एंटर हो रहा है या फिर कोई पार्टनर बिज़नेस को छोड़ के जा रहा है तो उस टाइम भी आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई माइनर पार्टनर है, अगर वो मेजर हो जाता है मतलब उसकी 18 साल से ज़्यादा हो जाती है तो बताना पड़ेगा। अगर बिज़नेस वो छोड़ के चला जाता है तो भी हमें वो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर हम हमारे बिज़नेस को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कौन कौन से हमें पॉइंट्स हैं जो हमें फॉलो कर, मतलब जो जो काम हमें करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट क्या है, नो पार्टनर कैन टेक, अगर हमने बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कोई भी पार्टनर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। लीगल एक्शन मतलब कोर्ट केस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। फर्स्ट पॉइंट में था कि एक पार्टनर, मान लो एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, ए पार्टनर बी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता। उसके बाद बी पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ए बी है वो फर्म के ऊपर, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फर्म बी, फर्म भी होगी। अभी मैंने क्या कहा कि जो पार्टनर्स है वो फर्म के ऊपर नहीं कर सकते, ऐसी जो फर्म है वो भी पार्टनर्स के ऊपर कभी भी कोर्ट केस नहीं कर सकती, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में क्या कह सकते हैं, अगर कोई अदर पार्टीज़ होगी तो अदर पार्टीज़ भी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
कि अगर हम बिज़नेस को रजिस्टर करा लेते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट हमारे बहुत सारे हो सकते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद। फर्स्ट क्या हो सकता है, बेनिफिट टू द फर्म, मतलब फर्म को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा कि वो क्या कर सकता है, एक्सटर्नल पार्टीज, मतलब जो बिज़नेस के बाहर के जितने भी पर्सन्स हैं उनको क्या करा सकता है, उनके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। पार्टनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, वो क्या कर सकते हैं, फर्म के ऊपर भी केस कर सकते हैं या फिर दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस कर सकते हैं। थर्ड, बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर, कोई नया पार्टनर आता है तो वो भी क्या कर सकता है, अपनी ऑनेस्टी के साथ अगर वो काम कर रहा है लेकिन फिर भी कोई अगर उसके साथ क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। उसके बाद बेनिफिट टू द आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसे अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, बाकी बचे पार्टनर्स होंगे, उसका शेयर अगर उसे अच्छे से नहीं देंगे तो वो भी क्या कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है। ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर कौन हो सकता है, ऑन द डेथ, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है या फिर किसी की कोई रिटायरमेंट ले सकता है, तो दोनों केसेस में वो क्या कर सकते हैं, फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आया, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।